हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए थे उनके बारे में। आरो यारो की पेड टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके साथ ही पूरा एक्सप्लेन्ड आंसर की आपको दी जाती है। जितने भी शॉर्ट नोट आरो यारो के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था राजकुमार हेनरी। इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनको एक शौक था कि समुद्री मार्ग खोजें, तो ये कहाँ से संबंधित है पूछा जा सकता है। तो पुर्तगाली ये नाविक थे। इसके अलावा उसके बाद जो एक ईयर इंपॉर्टेंट है वो है 1487 का साल। इसमें एक व्यक्ति थे बार्थोलोम्यो डियास। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचे थे, जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, वहां तक पहुंचे थे। ये भारत नहीं आए थे। किस तरह से भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया वो यहाँ पे देखेंगे। 1487 तक बार्थोलोम्यो डियाज आए थे अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक। उसके बाद 1492 में 1492 में कोलंबस याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, तो ये स्पेन से संबंधित है, पुर्तगाल से नहीं है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। ये निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। तो ये सीधे चले गए थे, आपने देखा होगा मैप में, तो अटलांटिक महासागर की तरफ ही चले गए। अब पहली बार जो एक व्यक्ति जो भारत आया, पुर्तगाली व्यक्ति, वो थे वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत पहुंचे। और किस तरह से पहुंचे थे, तो एक गुजराती व्यापारी था, मजीद नाम था। तो व्यापारी का नाम भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो गुजराती व्यापारी मजीद की सहायता से पहुंचे थे। कहाँ सबसे पहले पहुंचे, तो ये कालीकट पहुंचे थे। कालीकट का एक राजा था उस टाइम पे, जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था 1498 में। किसकी मदद से पहुंचे थे, मजीद की मदद से। कहाँ पहुंचे थे सबसे पहले, कालीकट पहुंचे थे, केरल के कालीकट में। वहाँ का राजा था जमोरिन जिसने स्वागत किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये जो जमोरिन था, जो कालीकट का राजा था, इसने पहले तो वास्को डी गामा का सहयोग किया था, उसका दोस्त बना था। लेकिन धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी थी जमोरिन और वास्को डी गामा के बीच में, पुर्तगालियों के बीच में, क्योंकि भारत में पहले से अरब व्यापारी रहते थे। उन्होंने विरोध किया था पुर्तगालियों का, और जमोरिन बाद में इसीलिए नाराज रहने लगा पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली जो थे अपना प्रभुत्व जमाने लगे थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर 1500 की बात है। तो 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल एक समुद्री बेड़ा लेके भारत आया था। जब वास्को डी गामा आया था उसको बहुत ज़्यादा यहाँ से लाभ हुआ था। 60% उसको जो है फ़ायदा हुआ था यहाँ से जब वो वापस गया था। तो जितने भी यूरोपी थे वो सब इस फायदे के लिए भारत आना चाहते थे। तो इसी तरह से 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है समुद्री बेड़े के साथ भारत आया था, और इससे जो है जमोरिन की लड़ाई हो गई थी। जिस जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था उसी से ही समुद्री जो बेड़ा आया था उससे लड़ाई हो गई। आगे बात करते हैं 1502 की। वास्को डी गामा दोबारा एक बार भारत आया था। पहले वो एक बार चला गया था आके अपना व्यापार वगैरह करके, उसके बाद फिर 1502 में फिर से आया वास्को डी गामा। फिर 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो पहली फैक्ट्री बनी थी कोचीन में, केरल में ही कोचीन में फैक्ट्री बनी। याद रखिएगा कि पहली बार जब वास्को डी गामा आया था तो कालीकट उतरा था, लेकिन पहली फैक्ट्री कोचीन में बनी थी। अब 1505 की बात है, कन्नूर में एक फैक्ट्री बनी। दोनों केरल में ही है, कोचीन और कन्नूर। आगे यहाँ पे अब वायसराय के बारे में पूछा जाता है, जो पुर्तगाली वायसराय कौन कौन से बने। तो पहला जो वायसराय बना था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली पहला वायसराय बना था, और ये कब से कब तक रहा था, तो 1505 से 1509 तक ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा था। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इससे जो पूछी जा सकती हैं, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, शांत जल की नीति। और इसका सीधा सा उद्देश्य जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो समुद्र वाले एरिया में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो उधर से जाता था वो अपना टैक्स वगैरह दे के तब जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। आगे बात करते हैं यहाँ पर चौल का एक युद्ध हुआ था 1508 में। पूछा जा सकता है चौल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो महमूद बेगड़ा और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ये महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात का एक शासक था, काफ़ी फेमस था महमूद बेगड़ा। इसने पुर्तगालियों को हराया था। महमूद बेगड़ा ने चौल के युद्ध में 1508 में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कहाँ का शासक था, तो गुजरात का शासक था। उसके बाद एक ही साल के बाद 1509 में गुजरात का जो शासक था, गुजरात और मिस्र के जो शासक थे, सबको मिला के पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया। पहले गुजरात के शासक ने पराजित किया, बाद में पुर्तगालियों ने इन लोगों को पराजित कर दिया। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगला जो पुर्तगाली वायसराय बनता है उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहा था, और इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। और इसने जो है अपना मुख्यालय बना दिया था कोचीन को। कोचीन को इसने अपना मुख्यालय बनाया अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। उसके बाद 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है 1510, जिसमें इन लोगों को, पुर्तगालियों को गोवा मिला, जो बाद में लास्ट तक जब भारत आज़ाद हो गया तब तक ये पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था गोवा। आगे बात करते हैं किससे मिला था ये, तो बीजापुर के सुल्तान से।
अगला जो इम्पोर्टेंट साल है वो है 1511 का साल, और इसमें पुर्तगालियों ने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। 1510 में गोवा जीता था, 1511 में मलक्का जीत लिया। उसके बाद 1515 में आके हारमूज पर भी नियंत्रण कर लिया। हारमूज जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा सेंसिटिव एरिया रहता था जहाँ पे लूट वगैरह ज़्यादा होती थी, तो उस एरिया को पुर्तगालियों ने जीत लिया, वहाँ पर नियंत्रण कर लिया। अब अल्बुकर्क जो है, इसने इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को कहा था पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से कहा था कि आप भारत की स्त्रियों से विवाह कीजिए, और इस हिसाब से पुर्तगाली जो है पूरे इंडिया में फैल रहे थे। इस तरह से इनकी नीति थी अल्बुकर्क की, जो दूसरे वाले वायसराय थे उनकी। अब इसकी मृत्यु हो जाती है अल्बुकर्क की 1515 में। तो 1509 से लेके 1515 तक इसने बहुत सारे काम किए, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक वायसराय रहा पुर्तगाली साम्राज्य का। आगे बात करते हैं यहाँ पर नीनो डी कुन्हा। यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं, ये तीसरा नहीं है नीनो डी कुन्हा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो यही वाले सब पूछे जाते हैं। 3 ही इसमें इंपॉर्टेंट वायसराय हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से लेके 1538 तक था, 1529 से लेके 1538 तक। और इसने क्या क्या काम किए जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1530 में इसने कार्यालय को जो अपने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। गोवा इन लोगों ने 1510 में ही जीत लिया था, जो अल्बुकर्क के टाइम पे। और जो नीनो डी कुन्हा था, इसने जो एक मुख्यालय बनाया था इन लोगों ने कोचीन में, उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, गोवा में कर दिया 1530 में। इसके अलावा सैंथोम, जो कि एक मद्रास के निकट एक जगह थी सैंथोम, और हुगली में बस्तियां स्थापित की किसने, नीनो डी कुन्हा ने। जब ये वायसराय था उस टाइम पे बस्तियां स्थापित हुई मद्रास के पास और हुगली के पास। अब बेसिन पर अधिकार इन लोगों ने कब किया, 1534 में, नीनो डी कुन्हा के ही टाइम पे। द्वीप पर अधिकार कब किया, 1535 में। 1534 और 35 में बेसिन का पर अधिकार किया, बेसिन जो द्वीप था वहाँ पर, और उसके बाद द्वीप पर भी अधिकार कर लिया नीनो डी कुन्हा के ही टाइम पे। अब इसकी भी कहानी कदम 1538 में। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वायसराय किसी को नहीं पढ़ना है जो पुर्तगाली हुए, क्योंकि धीरे धीरे जो है अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं, तो अंग्रेजों का प्रभुत्व आने लग रहा है ज़्यादा। 1559 में दमन जीता था इन लोगों ने। बाद में कार्टेज पद्धति भी इन लोगों ने लागू की थी। इसके अलावा कार्टेज पद्धति में ये टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते थे। मुगलों से भी इन लोगों ने टैक्स लिया था, अगर उन्हें समुद्र से जाना होता था तो उनसे भी ये टैक्स लेते थे। इसके अलावा 1566 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में एक समझौता हुआ था 1566 में। अब धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हारना शुरू होंगे। अब 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया था। तो 1596 में आके डच जो बाद में आए थे इनसे, पुर्तगालियों से, उन्होंने इन लोगों को यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया से, मतलब भारत की बात नहीं की जा रही है, डच पहले इंडिया नहीं आए थे, ये दक्षिण पूर्व एशिया गए थे, इंडोनेशिया वगैरह वाले क्षेत्र में, तो वहाँ से पुर्तगालियों को इन लोगों ने डचों ने भगा दिया था। तो इनका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया है पुर्तगालियों का। अब 1612 में जो हमने देखा था ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे, तो सूरत में पुर्तगालियों को पराजित करके अंग्रेजों का पहला कारखाना स्थापित हो गया था। 1612 में स्वालल्ली का युद्ध हुआ था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। सूरत में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1613 में उन लोगों की फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। अब 1641 की बात करते हैं। मलक्का द्वीप को डचों ने छीन लिया। पहले तो दक्षिण पूर्व एशिया से डचों ने ही भगाया था पुर्तगालियों को, फिर 1641 में मलक्का द्वीप भी जीत लिया डचों ने। उसके बाद 1559 में श्रीलंका भी डचों के पास चला गया, जो पुर्तगालियों ने जीत के रखा था श्रीलंका भी, वो भी डचों के पास चला गया। 1663 में मालाबार के जितने दुर्ग थे वो सब डचों ने जीत लिए। तो डच जो है लगातार पराजित करते रहे थे पुर्तगालियों को, और धीरे धीरे फिर अंग्रेज तो पहले ही हरा चुके थे। स्वालल्ली के युद्ध में एक अंतिम निर्णय हो गया था कि अंग्रेज जीत गए थे, पुर्तगाली हार गए थे। धीरे धीरे डचों ने भी पराजित कर दिया। तो ये जो पुर्तगाली थे केवल गोवा तक सीमित रह गए थे लास्ट तक, और यही चीज़ें इतनी पुर्तगालियों के बारे में पूछी जा सकती। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरो की पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।